दोस्तों नमस्कार। किसी भी समाज और देश की बुनियाद उसकी न्यायिक व्यवस्था है। जब न्याय से लोगों का भरोसा उठने लगता है तो लोकतंत्र की नींव डगमगाने लगती है। आज एक ऐसी खबर निकल करके आ रही है जिसने लोगों के मानस को डिगो दिया है। निठारी कांड, दिसंबर 2006 का वो दर्दनाक और हौलनाक भयानक हादसा, नोएडा की कोठी नंबर 5, जिसमें मोनिंदर सिंह पंढेर और उसका केयरटेकर सुरेंद्र कोली, इन दो का जो पर्दाफाश किया था पुलिस ने। दरअसल उसके कोठी के पास से 19 कंकाल मिले थे और उन कंकालों की जब तफ्तीश की गई तो ये निकल करके आया कि निठारी गांव की कई लड़कियां जो गायब हुई थीं वो दरअसल इस कोठी नंबर 5 में उनके साथ रेप हुआ, फिर उन्हें मार दिया गया और टुकड़े टुकड़े करके उनको फेंक दिया गया। बहुत केस ये फेमस हुआ था, लोगों का गुस्सा था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार थी। पत्रकारों ने शिवपाल सिंह यादव से सवाल पूछा था, उन्होंने इसे बहुत छोटी मामूली घटना बता करके पल्ला झाड़ दिया था। लोगों का गुस्सा इस पर आया था और फिर सीबीआई कोर्ट ने इसमें इन दोनों अभियुक्तों को फांसी की सजा दी थी। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली दोनों ही जेल में थे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस बेंच ने सबूतों के अभाव में दोनों को रिहा कर दिया। अब ये दोनों बर्बर, क्रूर और आतताई फिर से सड़क पर होंगे, अपने कोठी नंबर 5 में होंगे। ये केस जिसने समाजवादी पार्टी के उस पूरे माहौल को खराब कर दिया था। 2007 में बीएसपी की सरकार बनी थी और वही केस आज एक तरह से उसने न्यायिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास डिगा दिया है। ऐसे में याद आता है जेसिका लाल हत्याकांड, अप्रैल 1999 का। जेसिका लाल जो उभरती हुई मॉडल थी, एक पार्टी में जिसमें उसे सर्व करना था दारू, एक बिगड़ैल नौजवान जिसका पिता एक रसूखदार एक पार्टी का लीडर था, वो मनु शर्मा जेसिका लाल की हत्या कर देता है। मामला कोर्ट में चलता है। जेसिका लाल की बहन बराबर उस केस को लड़ती थी, लेकिन सारे सबूत गायब कर दिए गए। वो जो उसके गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए और कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किसी को भी सजा नहीं दी। नो वन किल्ड जेसिका। फिर एक आंदोलन खड़ा हुआ। उन्हीं दिल्ली की सड़कों से जेएनयू, जामिया, डीयू के उस नौजवान पीढ़ी के लड़के लड़कियां वो सड़क पर उतर आए। मानवाधिकार संगठन, मीडिया के लोग जिन्होंने इस केस को ट्रायल किया और सरकार पर दबाव बनाया कि जेसिका लाल का हत्यारा कौन है, इसकी शिनाख्त क्यों नहीं हो पा रही है। वो दबाव कामयाब हुआ और उसके बाद मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन 2020 में तिहाड़ से रिहा कर दिया गया, माने उसकी सजा को, आजीवन कारावास की सजा को कम कर दिया गया। उसी तरह से एक और केस, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, एक उभरती हुई कवित्री जिसकी उम्र अभी 20 की भी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गलियारों में बेहद महत्वपूर्ण और रसूख वाला वो नेता जिसका नाम अमरमणि त्रिपाठी था, जो मायावती, कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकारों में मंत्री रह चुका था। मधुमिता शुक्ला से जिसके संबंध थे,
मधुमिता शुक्ला गर्भवती थी और उसके पेट में बच्चा इस अमरमणि त्रिपाठी का था और 9 मई 2003 को उसकी हत्या कर दी गई। निधि शुक्ला, मधुमिता शुक्ला की बहन, वो इस केस में बराबर ट्रायल करती है, सबूतों, गवाहों, इन सब के लिए जद्दोजहद करती है। लेकिन अगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस केस पर ध्यान नहीं दिया होता, उन्होंने स्पेशली इस केस को ध्यान दिलाया, सीबीआई को जांच सौंपी गई और इन दोनों पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई 2007 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्तक्षेप इसलिए भी किया था कि वो सिर्फ एक राजनेता, एक प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि एक कवि भी थे। इस नाते मधुमिता शुक्ला के प्रति उनकी हमदर्दी थी। लेकिन अगस्त 2023 में, माने इसी साल, ये दोनों पति पत्नी रिहा कर दिए गए समय से पहले। और इतना ही नहीं, इन्होंने जो 15-20 साल सजा में काटे हैं वो जेल में रह करके नहीं, बल्कि बीमारी के नाम पर अस्पतालों में इन्होंने अपनी सजा को काटा है। यानी वो लूपहोल उन्होंने तलाश कर लिया, अपने रसूख का इस्तेमाल किया और उसके जरिए वो जेल में नहीं थे, बाहर अस्पतालों में टहल रहे थे और अब तो रिहा भी हो गए। कई केस आप याद कीजिए उन दो बाबाओं को, राम रहीम और आसाराम बापू। राम रहीम तो अभी पेरोल पर रिहा है, वो कब जेल में होता है, कब जेल से बाहर होता है, वो सरकार कब उसको पेरोल पर भेज देती है, किसी को कुछ भी नहीं पता। क्यों उसके साथ ये हमदर्दी है सरकार की? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए? आसाराम बापू, जिसने कितनी लड़कियों के साथ रेप की है, वो सजा याफ्ता है, लेकिन वो कब छूट जाएगा इस तरह से तो लगता है कुछ पता नहीं। उन्नाव का वो सेंगर विधायक, जिसके ऊपर न जाने कितने केस, हत्या के, बलात्कार के, लेकिन उसका भी क्या बिगड़ा है? जो लड़की अपने परिवार के साथ संघर्ष कर रही थी, उसका पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा गया। वो एक्सीडेंट था या हत्या थी, ये कौन बताएगा? ऐसे लगता है कि इन रसूखदार लोगों के सामने पूरी पुलिस व्यवस्था मजबूर हो गई है, चकनाचूर हो गई है, धराशायी हो गई है, खरीद ली गई है, डरा दी गई है और अब तो कोई कैंडल लेकर के भी नहीं खड़ा होता। इस देश में जो आंदोलन धर्मता थी, उसको आंदोलन जीवी कहकर के मजाक उड़ाया गया, उनका पैशाचीकरण किया गया, उन्हें एनजीओ वादी बताया गया और एक तरह से वो लोगों की निगाहों में गिराए गए। यही कारण है कि आज कोई कैंडल लाइट लेकर के सड़क पर नहीं उतरता, और इसलिए भी नहीं उतरता या लोग उनके साथ नहीं आते क्योंकि आंदोलन से भी लोगों का मोह भंग हुआ है। अन्ना हजारे का आंदोलन याद करिए, 2012-13 का। यूपीए सरकार पर कैग की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। सरकार जांच कराने के आदेश भी दे रही थी, लेकिन एक षड्यंत्र के जरिए अन्ना हजारे को आगे करके वो पूरी रणनीति रची गई जिससे यूपीए सरकार को बदनाम किया गया। और उसका लबोलुआब क्या हुआ, हासिल क्या हुआ? जो लोकपाल के लिए लड़ने के लिए आए थे, वो सरकार बना करके बड़ा राजनीतिक दल में तब्दील हो गए। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे, आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। और वो अन्ना हजारे, जिनकी आत्मा तब गांधी की आत्मा से जाकर के मिल गई थी, आज सैकड़ों भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद, अन्ना हजारे की अब आत्मा नहीं जागती, वो सोई हुई है। वो आंदोलन जब से इस देश की नजरों में गिरा है,
इस देश के लोगों का शायद उस आंदोलन पर विश्वास ही उठ गया है। एक और बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, 13 महीने जो दिल्ली की सरहदों पर बैठे रहे 3 काले कानूनों के खिलाफ, लेकिन उस समय इस पूरे सत्ता तंत्र ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी बर्बरता और क्रूरता का इस्तेमाल किया। टूल किट जैसा शब्द उसी समय आया। उन किसानों को खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ संबंध तक को के आरोप लगाए गए। उनको देशद्रोही बताया गया। उनको बताया गया कि वो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, पिज्जा खा रहे हैं। लेकिन वो आंदोलन थोड़ा बहुत जो सफल हुआ वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव थे। 3 काले कानून तो खत्म हो गए, लेकिन आंदोलनों को जिस बर्बरता के साथ दबाया जाता है वो लोगों ने अपनी नंगी आंखों से देखा। लोग डर गए। जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो भी खौफजदा हो गए। फिर एक और आंदोलन महिला पहलवानों का, यौन उत्पीड़न के खिलाफ। इसी सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद पर आरोप थे, ब्रजभूषण शरण सिंह पर। लेकिन हुआ क्या, उस आंदोलन को भी पुलिस की लाठियों और बूटों तले कुचल दिया गया। उल्टे इन्हीं पहलवानों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और अब हालात ये हैं कि चाहे आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जाती हो या दलितों की मूछें उखाड़ ली जाती हो, महिलाओं पर रोज बलात्कार होते हों या उनकी हत्या कर दी जाती हो, अब कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं खड़ा होता, कोई आंदोलन खड़ा करने के लिए नहीं आता। जो विश्वविद्यालय, जामिया, जेएनयू, डीयू, ये जो नौजवान वहाँ से निकलते थे, नारे लगाते थे, मानव अधिकारों की बात करते थे, उन पर जो पुलिस ने बर्बरता की, सत्ता तंत्र ने अपने मीडिया के जरिए जो उनको एक तरह से निगेटिव बनाया, उनका पैशाचीकरण किया, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, देशद्रोही तक घोषित किया, लाठियां बरसाई गईं, उनको फीस बढ़ाई गई और वे भी आखिरकार खामोश हो गए। उनको सरेआम पीटा गया और जो पीटने वाले थे वो आज भी बेखौफ घूम रहे हैं। लोग डर गए, वे छात्र खामोश हो गए। तो वो कैंडल लेकर के आएगा कौन? और इसीलिए आज न्याय की मांग के लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता, मानवाधिकार संगठन सामने नहीं आते हैं। दोस्तों, न्याय वो पूरी व्यवस्था है, वो पूरा तंत्र है जिसको क्रश करने की कोशिश हो रही है। संविधान हमेशा मजलूमों के पक्ष में खड़ा होता है, विक्टिम के पक्ष में खड़ा होता है। जो कानून है वो कमजोरों के साथ खड़ा होता है। लेकिन इन उदाहरणों से तो ऐसा लगता है कि जैसे जिसके पास रसूख है, पैसा है, ताकत है, वो न्याय को खरीद लेते हैं या डरा देते हैं। वो गवाहों को डरा देते हैं, गवाहों को मार देते हैं, या वो उस पूरी मशीनरी को ही खरीद लेते हैं। ये पूरी व्यवस्था चलती किससे है? संस्थाओं से। और वो संस्थाएं जो लोगों की बात करती हैं, वे संस्थाएं भी धीरे धीरे कमज़ोर की जा रही हैं, क्योंकि उनमें जो लोग हैं, जो संचालित करने वाले लोग हैं, वो उसी मानसिकता के हैं, उसी वर्चस्वशाली मानसिकता के। और वो जब उसमें बैठे हैं तो वो न्याय कैसे करेंगे? वो कैसे मजलूमों के पक्ष में खड़े होंगे? वो उन्हीं सामंतों, उन्हीं सत्ताधीशों, उन्हीं रसूख वालों और उन्हीं बर्बर लोगों के साथ खड़े हैं जो इस देश के कमजोरों, मजलूमों को कुचलने पर आमादा है। किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को कुचलने पर, अल्पसंख्यकों को सरेआम लिंचिंग, उनको कुचलने पर आमादा है। और वो पूरा तंत्र उन बाहुबलियों के पक्ष में खड़ा हुआ है। इसीलिए जब इस तरह का कोई कानून आता है, कोई न्याय सामने आता है, तो लोगों का
भरोसा डिगता है। और ये ज़रूरी है किसी भी लोकतंत्र के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, कि न तो फैसला डिले हो और न ही उसमें गवाहों पर कोई दबाव बनाया जाए। तो न्याय सिर्फ हो नहीं बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए। न्याय कमजोर के पक्ष में खड़ा होते हुए दिखना चाहिए। और इसीलिए जो न्याय की देवी है उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। कहा जाता है कि वो कोई भेदभाव नहीं करती, अमीरी गरीबी के बीच, पूंजीपति मजदूर के बीच, किसान और जमींदार के बीच वो न्याय करती है। लेकिन अगर न्याय होते हुए ना दिखे या अपराधियों को छूट दे दी जाए तो फिर लोगों का भरोसा डिगता है। और यही इस केस में हुआ है। शुक्रिया।